हेलो, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो का लाभ उठावें। तो आज से हम हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए चैप्टर नंबर 3 मानव जनन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग सब अपग्रेड हो जाइए। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मानव जनन, यानी हम बात करें यहाँ से मानव जनन, यानी ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। अब देखिए, आपको क्लास 11th में तो जनन से कोई संबंधित बात नहीं आई थी, लेकिन क्लास 12th का पहला चैप्टर ही जनन पढ़े थे। आइए उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पहले चैप्टर को और देखते हैं क्या क्या बताए थे। हम बताए थे जनन की बात करें तो जनन को हम 3 भाग में बांटे थे, जनन को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक का नाम दिए थे, कोई बताएंगे, किन्हीं को याद होगा? तो एक का नाम दिए थे निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी हम बात करें निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरे का नाम दिए थे यहाँ से निषेचन, और तीसरे का नाम दिए थे निषेचन पश्च घटनाएं। ये सारी घटनाएं देखे थे, जिसमें आपको निषेचन पूर्व घटनाएं में देखे थे, हम देखे थे युग्मक निर्माण एवं युग्मक स्थानांतरण। देखिए, इसमें आपको हम बताए थे युग्मक निर्माण एवं युग्मक स्थानांतरण। निषेचन तो आप जानते ही हैं, युग्मक का संलयन, युग्मक का संलयन। और हम देखे थे निषेचन पूर्व घटनाएं, युग्मक संलयन और निषेचन में, और युग्मक के संलयन से क्या निर्माण होगा, तथा युग्मनज का निर्माण। अब देखिए, इसमें होगा भ्रूण विकास, ये सारा प्रोसेस। तो ये सब आपको क्लास 11th में आपको हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस कराए थे। तो यहाँ ये सब कोई काम का है नहीं, तो इसको मिटा देते हैं, केवल याद आपको दिलाएं। तो चलिए यहाँ से हम जनन की बात करते हैं। देखिए, जैसे ही हम बात करें जनन आता है, रिप्रोडक्शन मेरे मन में आता है, यानी हम बात करें यहाँ से, जैसे ही हम बात करें रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में हम बात करें 2 विपरीत लिंग की आवश्यकताएं होंगी। जरा देखिए, 2 विपरीत लिंग की आवश्यकता होगी, और 2 विपरीत लिंग जानते ही हैं आप, क्या होगा, एक होगा यहाँ से स्त्री और दूसरे होंगे यहाँ से पुरुष। यानी हम बात करें इसको और अच्छे लैंग्वेज में कहें तो एक होंगी मादा और दूसरा होगा नर। अब देखिए यहाँ से नर और मादा, जैसे हम बात करें यहाँ से नर की, तो इसके पास होंगे नर जनन अंग, नर जनन अंग। और हम बात करें यदि मादा की बात करें तो इसके पास भी होगा मादा जनन अंग। क्लियर है क्या? यहाँ से नर जनन अंग और मादा जनन अंग की यहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है ना, मादा जनन अंग यहाँ से। अब दिखेगा नर जनन अंग को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और मादा जनन अंग को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे हम बात करें नर जनन अंग में, जैसे हम कोई भी जनन अंग है ना, उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक का नाम देते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक जनन अंग, और दूसरे का नाम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी द्वितीयक जनन अंग। यानी हम बात करें यहाँ पर भी प्राथमिक जनन अंग होंगे, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। इसी तरह से हम बात करेंगे मादा में भी 2 तरह के जनन अंग, एक का नाम हम देंगे प्राथमिक जनन अंग और दूसरे का नाम हम देंगे द्वितीयक जनन अंग। इस तरह से हम नाम यहाँ पर देंगे, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। अब देखिए, यहाँ से आपको समझना है ये प्राथमिक जनन अंग होते क्या है। तो यहाँ से देखेंगे वो जनन अंग, यहाँ से हम प्राथमिक जनन अंग का परिभाषा लिख देते हैं। यहाँ से हम देखें प्राथमिक जनन अंग, यानी इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यानी हम बात करें प्राथमिक जनन अंग,
हम बोलेंगे वैसे जनन अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। यानी हम देखें वैसे जनन अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। देखिए यहां से क्या बताया, वैसे जनन अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो हम बात करें युग्मक का निर्माण का मतलब क्या, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण। यदि हम बात करें नर, तो नर का युग्मक होता है नर युग्मक, और नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु। नर युग्मक को क्या बोलेंगे, शुक्राणु, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं यहाँ से। अब देखें ये शुक्राणु का जो निर्माण होता है ये होता है वृषण में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, आप बताइए नर का प्राथमिक जनन अंग क्या है, वृषण है। क्लियर है क्या? इसका इंग्लिश नाम देते हैं टेस्टिस, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। क्लियर है क्या? यहाँ से आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, मादा के यानी नर के प्राथमिक जनन अंग का नाम क्या है, वृषण यानी टेस्टिस। और फिर इसी तरह से पूछा जाए मादा, तो मादा बनाती है मादा युग्मक, यानी हम बात करें यहाँ से मादा युग्मक, और मादा युग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं ओवम यानी अंडाणु। ये बनते हैं अंडाणु, और ये अंडाणु जो बनते हैं ये बनते हैं अंडाशय के अंदर। तो इस तरह से ओवरी इसका इंग्लिश नाम हुआ। तो यहाँ से देखिएगा दो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कराएं, ध्यान दीजिएगा। आपको हम बता रहे हैं मानव जनन अंग। मानव जनन अंग में बात करें रिप्रोडक्शन, जैसे ही बात आई तो यहाँ से स्त्री और पुरुष यानी नर और मादा की बात करें, तो हम बात करें जितने भी जनन अंग हैं उसको दो भाग में बांटे, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। जैसे नर की बात करें और मादा की बात करें, तो यहाँ से हम बताएं प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं, वैसे जनन अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होगा और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होगा। तो नर का प्राथमिक जनन अंग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, वृषण यानी टेस्टिस, और मादा का प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, अंडाशय यानी ओवरी। क्लियर है क्या? यानी हम यहाँ से देखें, इसको आप लोग को बताएं, फिर देखिए यहाँ से हम द्वितीयक जनन अंग बताते हैं। तो आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा, इसको मिटाते हैं, देन अब लिखते हैं यहाँ से द्वितीयक जनन अंग। जरा देखिए आपको हम बता रहे हैं द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग। अब देखिए द्वितीयक जनन अंग होता क्या है, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को। देखिए द्वितीयक जनन अंग क्या है, जैसे हम बात करें वो जनन अंग जो युग्मक के निर्माण में सहायता करता है तथा युग्मक को स्थानांतरित करता है, ये सारे द्वितीयक जनन अंग कहलाते हैं। हम बताएंगे वह जनन अंग जो युग्मक निर्माण में सहायता प्रदान करता है तथा युग्मक स्थानांतरण में सहायक होता है। जरा देखिए आपको क्या बताए, वह जनन अंग जो युग्मक का निर्माण नहीं करेगा परंतु युग्मक निर्माण में सहायक होगा और तथा युग्मक को स्थानांतरित करेगा, वो क्या कहलाएंगे, द्वितीयक जनन अंग। जैसे हम बात करें नर में, तो नर में तो युग्मक का निर्माण कहाँ हुआ था, वृषण में, लेकिन इसको स्थानांतरित करने में और भी कई सारे काम में यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें सहायता करेगा यहाँ पे एपिडिडाइमिस हो गया। उसके बाद यहाँ से वास डिफरेंस हो गया, उसके बाद यहाँ से और भी यहाँ से कई सारे होंगे जो कि आगे हम देखेंगे। इसी तरह से हम मादा में बात करें तो मादा में होगा यहाँ से वेजाइना यानी योनि, फिर बात करें अंडवाहिनी,
उसके बाद हो गया अपना, उसको बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस को हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय इत्यादि। ये सारे देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के एग्जाम्पल हुए। तो देखिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, मेन अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और तब हम एक एक करके यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको रोक करके। देखिए आज का मेन क्लास हम बता रहे हैं नर जनन अंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां से मानव जनन अंग में हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी हम बात करें नर जनन अंग, है ना। हम देखे थे यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी नर जनन अंग, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जरा देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बनाते हैं, तो आप एक एक करके डायग्राम बनाते चलिएगा। देखिएगा सबसे पहले देखिए ये मेल का उदर गुहा हुआ, इसको हमने कहा उदर गुहा, यानी हम बात करें ये रहा उदर गुहा। उदर गुहा का मतलब क्या, एब्डोमिनल कैविटी, पेट वाला जो रीजन रहता है, एब्डोमिनल कैविटी, यानी ये पीठ वाला रीजन हुआ। और इस रीजन से नीचे के तरफ इस तरह से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसका नाम देते हैं वृषण कोश। जरा देखें ये जो रहा, इसका नाम देते हैं वृषण कोश, वृषण कोश, और इंग्लिश में नाम देते हैं स्क्रोटम, यानी वृषण कोश नाम देते हैं। और इसी वृषण कोश के अंदर दो वृषण रहते हैं, यानी यहाँ पे दो रहता है वृषण, और इस वृषण का इंग्लिश में नाम देते हैं टेस्टिस। और यही टेस्टिस जो है अपना क्या है, प्राथमिक जनन अंग है, यानी यही क्या कहलाया, प्राथमिक जनन अंग। यानी क्वेश्चन तो यहीं से पूछता है, नर का प्राथमिक जनन अंग कौन है, वृषण। अब जरा देखें इसी वृषण को हम जरा बड़ा करके बताते हैं, तो ये डायग्राम आप समझ लिए। यानी देखें ये तो उदर गुहा हुआ, और उदर गुहा के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम देते हैं वृषण कोश। तो चलिए सबसे पहले हम वृषण कोश को लिखते हैं। यहाँ से वृषण कोश है क्या, जरा देखें यहाँ से हम बात करें वृषण कोश। जरा देखें वृषण कोश को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम। जरा ये देखिए यहाँ से सबसे पहला पॉइंट निकल के आया, यह नर के उदर गुहा के बाहर एक थैलेनुमा संरचना होती है, जिसे वृषण कोश कहते हैं, और इसमें एक जोड़ी वृषण उपस्थित होता है। तो चलिए हम देखते हैं, लिखते हैं नर के उदर गुहा के बाहर, नर के उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें एक जोड़ी वृषण उपस्थित रहता है। जरा देखिए यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बन गए वृषण कोश में। अभी तक जो हम एक दो लाइन पढ़े, इससे दो ऑब्जेक्टिव मिला। सबसे पहले आपसे पूछ लेगा ये वृषण कोश बॉडी के बाहर रहता है या अंदर, तो वृषण कोश जो रहता है नर के उदर गुहा के बाहर, यानी उदर गुहा का मतलब क्या, पेट वाले रीजन के बाहर, ये एक थैलीनुमा संरचना होती है। फिर आपसे पूछेगा इसके अंदर कितने वृषण होते हैं, तो इसके अंदर एक जोड़ी वृषण उपस्थित होता है। क्लियर है क्या। अब जरा एक चीज और देखिए,
ये हम बात करें, ये वृषण जो है यानी वृषण कोष को बाहर निकलने की आवश्यकता क्यों हो गई, ये वृषण बॉडी के अंदर ही क्यों नहीं रहा, बाहर क्यों निकल गया। तो जरा देखिए, ये जो अभी तुरंत देखे थे, ये जो वृषण है, वृषण आगे चल करके नर युग्मक का निर्माण करता है, और ये नर युग्मक के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से वृषण को 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम चाहिए होता है। इसीलिए ये जो है वृषण कोष शरीर से बाहर तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। तो जरा देखिए, हम यहाँ से एक एक करके यहाँ से लिखते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ से हम बता रहे हैं, ये जो वृषण कोष है, वृषण कोष उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होता है कि, या फिर वृषण कोष को उदर गुहा के बाहर रहने के निम्नलिखित कारण है। जरा देखिए, आपसे क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, उस सारे कारणों का वर्णन करें जो वृषण कोष, या फिर ऐसा पूछ लेगा, वृषण कोष मानव के उदर गुहा के यानी नर के उदर गुहा के बाहर क्यों रहता है, वर्णन करें। तो जरा देखिए, ये तो आप समझ के इसको मिटाते हैं और आपको यहां से हम बताते हैं, इसका आंसर हम ऊपर बताते हैं। जरा देखिए, चलिए यहां से देखिए क्या क्या कारण हैं जो ये वृषण कोष जो होता है उदर गुहा के बाहर रहते हैं। सबसे पहले देखिएगा, वृषण ये जो है टेस्टिस, इसमें नर युग्मक का निर्माण होगा, और नर युग्मक के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से वृषण को 2 से 3 डिग्री कम तापमान चाहिए होता है। जरा देखिए, यहां से हम बताएं, शुक्राणु निर्माण के लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए वृषण को शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सी कम तापमान की आवश्यकता होती है। जरा देखिए, एक चीज आपको बताएं, शरीर में कहीं भी यदि टेस्टिस होता, वृषण होता, तो तापमान कम हो पाता क्या इसका? नहीं हो पाता। लेकिन इसमें शुक्राणु तभी बनेगा जब शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होगा। इसलिए क्या होता है, वो शरीर से बाहर की तरफ निकल जाता है। जैसे ये उदर गुहा था, उदर गुहा के बाहर की तरफ निकल जाता है, और बाहर निकलने के कारण इसका तापमान 37 डिग्री के शिखर के करीब रहता है, और इसका लगभग हम बात करें 34.5 से लेकर के 35 डिग्री सी के बीच होता है। यानी हम बात करें, यदि ये इसी में रहता, ये इसी के अंदर रहता, तो 37 डिग्री तापमान रहता, जो कि वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं था। अब जरा देखिए एक चीज और, ये चीज अब देखिए, हम बात करें, नर जो होंगे वो फील करेंगे, नर जो भी होंगे वो फील करेंगे कि जब ठंड का मौसम होता है तो उनका ये जो वृषण कोष है वो छोटा हो जाता है और ठंड के मौसम में फैल जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सतही क्षेत्रफल का कारण है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। जैसे आप देखेंगे, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण ये धीरे से गर्म भी होता है और धीरे से ठंडा भी होता है। लेकिन एक चादर की बात करें, एक पतली शीट की बात करें, थाली की बात करें, वो जल्दी गर्म भी हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। हम बात करेंगे यहाँ से वृषण की, तो ठंड के मौसम में वृषण संकुचित हो जाता है, और संकुचित होकर के तापमान संरक्षण का काम करता है, ताकि वृषण को उचित तापमान मिलता रहे। तो चलिए एक स्टार पॉइंट देखते हैं। यहाँ से आपको क्या बताएं, ठंड के समय में वृषण संकुचित हो जाता है, जिसके कारण
जिसके कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, उसका बाहर वाला जो क्षेत्रफल होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जरा देखिए ये छोटा हो जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा कि कमेगा, कमेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है जिसके कारण तापमान की हानि कम होती है तथा तापमान नियंत्रित रहता है। देखिए आपको क्या बताए, ठंड के मौसम में, जरा देखिए एक चीज यहां से थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये पूछ लेगा, ठंड के समय में नर के वृषण का आकार छोटा हो जाता है या बढ़ जाता है। तो ठंड के मौसम में वृषण संकुचित हो जाता है। संकुचित का मतलब क्या, छोटा हो जाना, संकुचित हो जाता है। अब बताइए जब संकुचित हो गया तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कमा या बढ़ा। जैसे संकुचित हो गया, छोटा हो गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कम गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया तो हीट लॉस कम होगा, तापमान हानि कम होगी, जिसके कारण तापमान की हानि कम होती है, जिसके कारण तापमान का नियंत्रण होता रहता है। चलिए अब देखेंगे, ये तो ठंड के मौसम की बात करें। अब देखिए गर्मी में क्या कंडीशन आएगा उसको हम देखते हैं। जरा देखिए गर्मी के लिए यहां से हम बात करें, गर्मी में जरा देखिए गर्मी के मौसम में, जैसे अभी का मौसम है, गर्मी के मौसम में क्या होगा। जरा देखिए गर्मी के मौसम में क्या है, शरीर का तापमान वैसे भी ज़्यादा है और वातावरण का तापमान वैसे भी ज़्यादा है। तो क्या अब जरा देखिए शरीर के तापमान से कम रखना है टेस्टिस के तापमान को, तो इसके लिए क्या होगा, वो फैल जाएगा, और जितना वो फैलेगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण तापमान की हानि अधिक होगी, और तापमान की हानि अधिक होगी, इससे क्या तात्पर्य हुआ, जो वृषण को उसके उचित तापमान मिल जाएंगे और शुक्राणु का निर्माण होता रहेगा। यानी हम देखें गर्मी के मौसम में, हम यहाँ से देखें गर्मी के मौसम में वृषण कोष फैल जाता है, जिसके कारण उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तथा तापमान की हानि होती है। इस तरह तापमान नियंत्रण हो जाता है, या होता है। अच्छा एक बात बताइए, गर्मी के मौसम में वृषण का तापमान कम करना है कि ज्यादा, तापमान कम करना है, और जब तापमान को कम करना है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना है, और जब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कब बढ़ेंगे, जब उसका फैलाव ज्यादा होगा। तो हम बात करें गर्मी के मौसम में वृषण फैलता है, जिसके कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, जिसके कारण तापमान हानि बढ़ती है और तापमान का नियंत्रण हो जाता है। क्लियर है क्या। तो ये वृषण के लिए एक चीज और बताइए, यहां से हम आगे बताएंगे, वृषण के अंदर एक तरह का मसल होता है, मसल का हिंदी मतलब पेशी, एक विशेष तरह का पेशी होता है जो मतलब हम बात करें वृषण को फैलने और संकुचित होने में मदद करता है। यानी हम बात करें वृषण कोष में, यानी हम देखते हैं यहां से वृषण कोष में तापमान नियंत्रण का काम, वृषण कोष में तापमान नियंत्रण डार्टोज मसल के द्वारा होता है।
जरा देखिए ये स्पेशल पॉइंट है नीट के लिए, ये आपको बोर्ड में नहीं पूछेगा, ये कंपटीशन एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, लेकिन ये सब जो है ये आपके आवश्यक पॉइंट है। जरा देखिए आपको हम बता रहे थे वृषण कोश। सबसे पहले बताए वृषण कोश उदर गुहा के बाहर नर में होता है, और ये उदर गुहा के बाहर होने के कारण है क्योंकि ये शरीर के तापमान से कम बनाए रखता है, ताकि वृषण आसानी पूर्वक शुक्राणु का निर्माण कम कर सके। तो वृषण कोश कब संकुचित होंगे? तो वृषण कोश ठंड के मौसम में संकुचित होते हैं, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है और शुक्राणु का निर्माण आसानी पूर्वक होता है। और गर्मी के मौसम में वृषण कोश स्थिर हो जाता है, यानी फैल जाता है, जिसके कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने के कारण तापमान की हानि होती है, और तापमान के हानि के कारण थोड़ा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण आसानी पूर्वक स्पर्म का निर्माण यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर आपको बताया हम वृषण कोश में तापमान का नियंत्रण डाल्टोज मसल द्वारा होता है। तो चलिए आप लोग इसको वीडियो रोक करके लिखिएगा, हम इसको मिटा करके एक जनन अंग का संरचना बनाते हैं। तो चलिए आप लोग भी साथ साथ मेरे साथ साथ रहिए। तो चलिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, जिसके कारण आपका टाइम कम किल हो, या फिर चलिए हम डायग्राम ही पहले बनाते हैं। आप लोग साथ साथ देखिएगा। सबसे पहले देखिए हम एक डायग्राम बनाए इस तरह से, और इस तरह से अभी हम तुरंत डायग्राम बनाए थे, वही कुछ डायग्राम देखिए जरा इस तरह से। ये देखिएगा, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाए, इसका नाम दिए वृषण कोश, इसका नाम दिए वृषण कोश, और इसी का इंग्लिश में नाम देते हैं स्क्रोटम। इसके अंदर हम बात करें इस तरह से दो टेस्टिस होती हैं, यानी एक पेयर में टेस्टिस होता है। टेस्टिस का मतलब इसका नाम देते हैं वृषण, इसका नाम दिए हम वृषण। क्लियर है क्या? अब देखिए ये वृषण, इसके साथ ये वृषण जो है ना, ये जो वृषण है, ये वृषण ऊपर नीचे ना हो, इसके लिए यहाँ पर ये जो है स्क्रोटम यानी वृषण कोश, इसके साथ एक इस तरह से मसल से जुड़ी होती है, मांसपेशी से जुड़ी होती है, इसका नाम देते हैं मेजोर्चियम या फिर गवर्निकुलम, इसका नाम देते हैं मेजोर्चियम, इसका नाम देते हैं मेजोर्चियम, या इसी का नाम देते हैं गवर्निकुलम। क्लियर है क्या? इसका नाम मेजोर्चियम या गवर्निकुलम नाम देते हैं। ये आपको बोर्ड के लिए नहीं है, ये आपको नीट के लिए है, यानी कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये पॉइंट बोर्ड में नहीं पूछता है। अब जरा देखें इसके बगल में इस तरह से मसल लगी होती हैं, जिसको अभी हम तुरंत बताए थे तापमान नियंत्रण का काम करता है। इसमें इस तरह से एक विशेष प्रकार की मांसपेशियां ऊतक लगी होती हैं इस तरह से यहाँ पर, और इसी का नाम देते हैं, अभी तुरंत हम बताए थे, डाल्टोज मसल। इसका नाम देते हैं डाल्टोज मसल, यानी हम बात करें डाल्टोज मसल नाम देते हैं। और ये डाल्टोज मसल के लिए हम बताए थे ये क्या करता है? तापमान नियंत्रण, इसका काम है तापमान नियंत्रण, अभी तुरंत बताए थे तापमान नियंत्रण। जरा देखिए यहाँ तक हम आ गए, फिर इससे आगे चलते हैं। इससे आगे देखें, अब जो यहाँ पर वृषण जो बनेंगे, देखिए वृषण का संरचना कुछ आगे चल करके हम बताएंगे। तो इस तरह से हम कुछ थोड़ा बहुत बनाते हैं। तो इस तरह से अब देखिएगा ये वृषण का संरचना हम बना रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पे हाईली क्वाइल्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा कुंडलित संरचना होती है। देखिए अब यहाँ से एक पाइप नुमा संरचना निकलेगी, देखिएगा एक पाइप नुमा संरचना निकलती है, इसका नाम देते हैं शुक्रवाहक। तो जरा देखिए ये जो संरचना रहा, ये दोनों, ये रहा शुक्रवाहक, इसका नाम देते हैं शुक्रवाहक। क्लियर है क्या? ये शुक्रवाहक आगे चल करके एक संरचना बनाती हैं। जरा देखिए ये आगे चल करके एक बैग लाइक संरचना बनाएंगी, इस तरह से एक बैग लाइक संरचना बनाती है, इस तरह से एक छोटा सा बैग लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इस तरह से पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाई। और फिर ये आगे फर्दर जाएगा, ये फर्दर जाता रहता है, और ये दोनों जाकर के यहाँ पर एक ग्लैंड में मिल जाते हैं, ग्लैंड में मिल जाएंगे। ग्लैंड का मतलब यहाँ से एक जो सेक्रेशन का मतलब कुछ निकालने का काम करेगा, ये ग्लैंड का निर्माण करता है, आगे ग्लैंड में मिल जाते हैं। और यहाँ से फिर ये फर्दर ये दोनों इसके बाहर होंगे, और यहाँ आने के बाद ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, और मिलने के बाद यहाँ से ये इस तरह से बाहर आएगा। क्लियर है क्या? अब जरा देखिए यहाँ पे क्या क्या संरचना है, उसको हम जरा आपको
बताते हैं कि ये जो है कुछ टाइम तक ये शुक्राणु का मतलब जमा करके रखेगा, इसलिए इसका नाम देते हैं शुक्राशय। शुक्राशय मतलब इसके अंदर शुक्राणु रहेगा। और ये जो गोल जैसा हम ब्लू इसको कर देते हैं, ये जो एक ग्रंथि होता है, इस ग्रंथि का नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी हम बात करें इसका हिंदी नाम देते हैं पुरस्थ ग्रंथि, यानी इसका नाम देते हैं पुरस्थ ग्रंथि नाम देते हैं। ये भी शुक्राशय एक तरह का ग्रंथि के तरह ही काम करेगा। फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है अपना पेनिस वाला भाग। यहाँ अब देखिएगा ये यहाँ पर जो रहता है इस तरह से कुछ संरचनाएं रहती हैं। सॉरी, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएं तो देखिएगा ये है मूत्राशय, यानी इसके अंदर मूत्र जमा रहेगा। यानी हम बात करें ये जो संरचना है ये है मूत्राशय का, यानी इसके अंदर मूत्र जमा रहते हैं। ये पेट में रहता है, ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में, गुदर गुहा में। इसका नाम दिए हम मूत्राशय। ये संरचना मूत्राशय हुआ। अब देखिए अब ये मूत्राशय से ये नली खुलेंगी और ये मूत्राशय का नली भी इसमें साथ साथ जुटेगा। क्लियर है क्या? ये साथ साथ जुट जाएंगे। अब देखिए ये आगे चल करके ये सिसन का निर्माण करेगा इस तरह से। जरा देखिए ये आगे चल करके इस तरह से एक संरचना बनाएंगे जिसका नाम हम देते हैं सिसन। इस तरह से एक संरचना बनाती हैं ये। अब देखिए संरचना बन गया, ये अपना रहा सिसन वाला भाग। देखिए यहाँ ये तो सिसन बना दिए। इसके जस्ट ओपनिंग पॉइंट पे यहाँ पर दो और ग्रंथि होती हैं। इस दो ग्रंथि का नाम देते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। एक मिनट हम हिंदी आपको बताते हैं इसका नाम। इसका नाम होता है कंद मूत्रपथ ग्रंथि। इसका नाम देते हैं कंद मूत्रपथ ग्रंथि। कंद मूत्रपथ ग्रंथि। जरा देखिए इसमें नाम की बात करें, ये कुछ निकालेगा इसलिए ग्रंथि का नाम हुआ। और मूत्रपथ, ये मूत्रपथ के ऊपर होता है इसलिए इसका नाम देते हैं कंद मूत्रपथ ग्रंथि। और इंग्लिश में नाम देते हैं काउपर्स ग्लैंड। इसका नाम देते हैं काउपर्स ग्लैंड नाम देते हैं, या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी इसका नाम दे देते हैं। जरा देखिए ये जो पूरा जो पार्ट है इसका नाम देते हैं सिसन या सिस्न, इसको बोलते हैं सिस्न नाम देंगे। इसका इंग्लिश नाम देते हैं पेनिस। क्लियर है क्या? अब जरा देखिए पेनिस के लास्ट में थोड़ा सा फुला हुआ संरचना रहता है, इसका नाम देते हैं सिस्न मुंड। इसका नाम देते हैं सिस्न मुंड नाम देंगे, या फिर इंग्लिश में नाम बोले तो ग्लांस पेनिस। इसका नाम देते हैं ग्लांस पेनिस। अब देखिएगा इस ग्लांस पेनिस के ऊपर, इसके ऊपर देखिएगा इस तरह से यहाँ पे स्किन लगी हुई है। ये स्किन है यहाँ पर, और देखिएगा ये स्किन इसको ऐसे करके कवर किए रहता है, थोड़ा सा कवर किए रहेगा, इसको थोड़ा सा कवर किए रहता है एक स्किन। इस स्किन का नाम हम देते हैं फॉर स्किन। इसका हिंदी नाम जरा आपको बता दें अग्रछद। इसका नाम देते हैं अग्रछद नाम देते हैं, और इंग्लिश में नाम देते हैं फॉर स्किन। फॉर स्किन नाम देते हैं, और इसका हिंदी नाम देते हैं अग्रछद बोलते हैं। ये जरा देखिए ये मूत्र, इसके थ्रू ये जो हम थोड़ा इसको ब्लू कर देते हैं। अब जरा देखिए इधर से मूत्र भी इसी नली के थ्रू जाएगा, और इधर से स्पर्म यानी शुक्राणु भी इसी ग्लैंड से जाएगा। तो ये जरा देखिए इसका यूरेथ्रा नाम देते हैं इंग्लिश में। इसका देखिए इंग्लिश में नाम देते हैं यूरेथ्रा नाम देते हैं। और एक बार आपको हिंदी इसका दिखा दें, इसको तो इंग्लिश में यूरेथ्रा और हिंदी में नाम देते हैं मूत्र मार्ग नाम देते हैं। जरा देखिए मूत्र मार्ग। अब देखेंगे यहाँ से एक चीज आप समझेंगे, इस संरचना तो अपना कंप्लीट हो गया। जरा देखिए इस संरचना को हम जरा एक आपको समरी के फॉर्म में बताएं तो जरा देखिए आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्लियर कट आप देख पाइएगा क्या क्या है। तो चलिए यहाँ से हम आपको लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कितने वृषण हैं, तो हम बात करेंगे एक जोड़ी वृषण। कोई दिक्कत क्या? एक जोड़ी वृषण यानी टेस्टिस का नंबर 2 है। फिर जरा देखिए टेस्टिस के ऊपर जाएं तो ये जो क्वाइल संरचना होती है, ये जो संरचना है
इसका नाम देते हैं हम इपीडिडाइमिस। ये जो संरचना है इसका नाम देते हैं इपीडिडाइमिस। जरा देखें, इपीडिडाइमिस नाम देते हैं। तो इपीडिडाइमिस का कितने हैं यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे फिर आगे चले, यहाँ तो देखिए ये दोनों टेस्टिस और ये रहा इपीडिडाइमिस। दूसरा रहा इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस का नंबर कितना रहा यहाँ पर? इपीडिडाइमिस भी, ये भी जोड़ा, यानी ये भी जोड़ी में होंगे और ये भी जोड़ी में होंगे। अब जरा देखें, इसके बाद यहाँ से एक स्पर्म के लिए, शुक्राणु के लिए पाइप निकलता है। इस पाइप का नाम देते हैं शुक्रवाहक। यानी हम बात करें यहाँ से शुक्रवाहक, ये शुक्रवाहक का संख्या भी कितना है? तो एक ये और एक ये। शुक्रवाहक भी होता है जोड़ी में। फिर जरा देखें, आगे चलें। शुक्रवाहक के बाद आप देखें स्पर्म को कुछ रेस्ट एंड न्यूट्रिशन देने के लिए यहाँ पर शुक्राशय होता है। तो चौथा आया अपना शुक्राशय। तो देखें शुक्राशय भी कितने हैं? जोड़ी में, एक ये और एक ये। तो ये भी होते हैं जोड़ी में होते हैं, यानी ये भी पेयर में होंगे। देन यहाँ से आगे चलिए, यहाँ के बाद देखिएगा ये दोनों एक साथ एक ग्लैंड में जुड़ते हैं और इस ग्लैंड का नाम देते हैं पुरस्थ। तो पुरस्थ ग्रंथि का नंबर देखिएगा एक ही है यहाँ से, पुरस्थ ग्रंथि। तो 5वां पॉइंट यहाँ से आया पुरस्थ। तो पुरस्थ ग्रंथि की बात करें ये एक होता है। देन आगे चलिए, यहाँ से आगे जब चलिएगा पुरस्थ के बाद देखिए यहाँ से ये वाला जो पार्ट रहता है जो एक ही साथ जुटता है, ये देखिएगा कुछ ऐसा मार्ग है जो यहाँ से मूत्राशय और इसका स्पर्म का जो डक्ट गया है, ये जो एक साथ मिलते हैं इसका नाम देते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट, यानी हम बात करें इजेकुलेटरी डक्ट की बात करें, ये जो इजेकुलेटरी डक्ट की हम बात करते हैं यहाँ से, तो इजेकुलेटरी डक्ट का नंबर 1 है, ये आगे आपको बताया जाएगा। फिर देखिए कंद मूत्रपथ ग्रंथि। अब देखिए यहाँ से आया कंद मूत्रपथ ग्रंथि। कंद मूत्रपथ ग्रंथि की बात करें, ये भी जो होते हैं जोड़ी में, यानी ये भी पेयर में होंगे। देन अब देखिए शिशन की बात करें, यहाँ से हम बात करें शिश्न की बात करें, ये शिश्न का संख्या भी केवल एक ही होता है। तो चलिए यहाँ से छठा और 7वां पॉइंट ये बताया। फिर देखिए ग्लांस पेनिस, ये सब देखिए, ये सारे संरचना आपको जानकारी में रखनी है। तो चलिए एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये शिशन की बात, हम स्क्रोटम क्या होता है, इसके तापमान किस तरह से रेगुलेशन होता है और किस तरह से इसका काम है, ये आपको हम बता दिए। यहाँ से देखिए ये स्क्रोटम मानव के उदर, नर के उदर गुहा के बाहर होती हैं और ये जो उदर गुहा के बाहर एक थैलेनुमा संरचना में होती है जिसका नाम वृषण कोष देते हैं। वृषण कोष का संख्या 1 होता है। फिर इस वृषण कोष के अंदर 2 छोटे छोटे गेंदनुमा संरचनाएं होती हैं, लेकिन अंडाकार होती है, पूरा गोलाकार नहीं होती है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, उसे वृषण कहते हैं। और वृषण से निकलने वाले शुक्राणु एक हाईली क्वाइल्ड, काफ़ी ज़्यादा संघनित संरचना के साथ जुड़ती है जिसका नाम इपीडिडाइमस बोलते हैं। फिर दोनों इपीडिडाइमस से शुक्राणु आगे चलते हैं और इस पाइप नुमा संरचना की नलीनुमा संरचना को हम बोलते हैं शुक्रवाहक। और ये शुक्रवाहक फर्दर एक ग्लैंड यानी ग्रंथि में खुलती हैं जिसका नाम देते हैं शुक्राशय। और शुक्राशय की संख्या देखिए यहाँ तक जो भी आए सब 2, शुक्राशय 2, शुक्रवाहक 2, एपिडिडाइमिस 2 और यहाँ से टेस्टिस यानी वृषण भी 2। अब ये दोनों आगे चल करके एक ग्रंथि के साथ जुड़ते हैं और इस ग्रंथि का नाम देते हैं पुरस्थ ग्रंथि। और पुरस्थ ग्रंथि के बाद दोनों एक साथ मिल जाते हैं। फिर ये आगे चल करके यहाँ से मूत्राशय वाला, मूत्र वाला पाइप भी साथ मिलते हैं और साथ मिलने के जगह का नाम देते हैं इजिकुलेटरी डक्ट। अब देखें ये इजिकुलेटरी डक्ट, यहाँ से देखेंगे इजिकुलेटरी डक्ट जहाँ पर समाप्त होगा और शिश्न जहाँ से स्टार्ट होगा उसके ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ पर 2 ग्रंथि होती हैं, छोटी छोटी ग्रंथि। इसका नाम देते हैं कॉपर्स ग्लैंड या फिर कंद मूत्र पथ ग्रंथि नाम देते हैं। ये पेयर में होते हैं यानी जोड़ा में, देखिए किसमें होगा, जोड़ी में। और ये फर्दर आगे चल करके पेनिस बनाता है और पेनिस एक मोटी इरेक्टाइल टिश्यू, मतलब इरेक्टाइल का मतलब क्या, वो जो है ना अपने हिसाब से बड़ा छोटा हो सकता है। शिशन की बात करें, ये एक उतक का बना होता है जिसका अंतिम भाग थोड़ा सा फुला हुआ होता है जिसका नाम देते हैं शिशन मुंड या फिर ग्लांस पेनिस।
और इसके ऊपर एक ग्लांस पेनिस के ऊपर एक पतली चमड़ी होती है, स्किन होती है, जो आगे पीछे हो सकता है। इसका नाम देते हैं अग्रछद या फिर फॉरस्किन नाम देते हैं। इस तरह से ये संरचना आपको हम कंप्लीट कराए। तो अगले क्लास में इससे हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक होकर के पढ़िए। अब हम रेगुलर आपको हिंदी मीडियम वाले वीडियो अपडेट करते रहेंगे। तो आज इतना ही, गुड बाय।